गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब देख लिया है। अभी हमें लास्ट टॉपिक देखना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है जिससे अगर रिप्रोडक्शन सक्सेस नहीं होता है तो फिर ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें तीन जो टेक्नोलॉजी है वो पढ़नी है। एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा सरोगेसी और तीसरा है सीमेन बैंक या स्पर्म बैंक। ये तीनों आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह ये भी सुना होगा, इसी से रिलेटेड है ये तीनों टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। Many couples cannot have children due to various reasons। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ कपल्स को क्या होते हैं, बच्चे नहीं हो पाते हैं। इन केस ऑफ वुमन, लेडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखिए। इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफ़िकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट, difficulties in implantation in uterus and many other reasons are responsible for this। ये कुछ ही रीज़न ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती हैं। absence of sperms in the semen, slow movement of sperms, anomalies यानी कि abnormalities in the sperms are the reasons in case of males। मेल्स में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जिसकी वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते हैं। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक्स, द चाइल्डलेस कपल कैन हैव अ चाइल्ड। ये टेक्नोलॉजी से ऐसे लोगों भी जिनमें बहुत कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बावजूद उन्हें बच्चे हो सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। In this technique, fertilization is brought about in the test tube and embryo form implanted in uterus of woman at appropriate time। क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं यानी कि स्पर्म्स जेंट्स के और oocytes फीमेल के, इनका टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर उसका एक प्रॉपर समय के बाद में वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट करा देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करवाते हैं टेस्ट ट्यूब से फीमेल के बॉडी में। IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct। ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है IVF टेक्निक, ये स्पेशली जहाँ पर स्पर्म काउंट लेस होता है और ओविडक्ट यानी कि ट्यूब बंद हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से जिसकी वजह से oocyte जो है वो ओविडक्ट में नहीं आ पाता है, तो ऐसे केसेस में भी IVF टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल होती है। इसके अलावा भी और भी रीजंस है जिसमें IVF टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस आपको डायग्राम नंबर 3.22 दिख रही है, इस तरीके से क्या करते हैं, वहाँ पर एक बड़ा oocyte दिखाया है और स्पर्म जो है वो oocyte के अंदर ट्रांसफ़र करवाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है, नॉर्मली बॉडी के अंदर होता है, पर जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे समय में हम लैब में टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं oocyte और स्पर्म्स का, और उसके बाद एक प्रॉपर टाइम के बाद वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद उसे फिर से फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए एक ही ये होती है कि यूटेरस जो है फीमेल का वो प्रॉपर हो, मतलब वो उस बेबी को संभालने के लायक हो, तो फिर वो इस तरीके से उसके यूटेरस में, लेडीज़ के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्ब्रियो को, और फिर उसके बाद नॉर्मल जो जिस तरीके से प्रेगनेंसी होती है वैसे ही पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेक्निक हमें देखनी है सरोगेसी। इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा पेपर में या किसी इसमें टीवी के न्यूज़ में, या फिर इसके ऊपर एक सीरियल या पिक्चर्स भी आ चुके हैं सरोगेसी के ऊपर, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगी इसके बारे में। ठीक है,
सम वुमन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। मैंने क्या बोला था, जैसे आईवीएफ में हमने बोला था कि लेडीज़ का जो यूटेरस है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो बच्चे को संभाल सके, तो हम आईवीएफ टेक्निक से ट्रांसफ़र करके नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन सरोगेसी में क्या एक ये होता है कि जो लेडीज़ ऐसी होती है जिनके यूटेरस में एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, मतलब बच्चे रहते हैं लेकिन फिर भी उनका यूटेरस वीक होता है और जिसकी वजह से वो बच्चे को संभाल नहीं पाता है, तो ऐसे में नॉर्मली सब कुछ अच्छा है, लेडीज़ में जेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लेडीज़ का यूटेरस ही बच्चे को संभाल नहीं पा रहा है तो उससे क्या होगा, बार बार एबॉर्शन होगा। तो ऐसे समय में सरोगेसी करना पड़ता है, मतलब किसी और लेडीज़ के यूटेरस में बच्चे को ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है और फिर वो लेडी 9 महीने तक उस बेबी को अपने पेट में रखती है, उसको डेवलप करती है और फिर वो बेबी वापस जो कपल का है उसे दे देती है। इसे कहते हैं सरोगेसी। और वो जो लेडीज़ होती हैं जो बेबी को अपने यूटेरस में संभालती है उसे कहते हैं सरोगेट मदर। ठीक है, अब शायद से आपको कुछ ध्यान में आया होगा कि ऐसा केसेस कहीं आपने देखे हुए हैं। Such women can take the help of modern remedial techniques called as surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having the problem in implantation in uterus. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in whose uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother. ठीक है, मैंने आपको छोटी सी आइडिया दी ही थी। क्या होता है, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन मदर के यूटेरस में प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करते हैं, जैसे हमने आईवीएफ टेक्निक में देखा था उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब में वाइफ का oocyte और हस्बैंड का स्पर्म, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। सेम आईवीएफ टेक्निक में देखा था, सेम वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकली वो जो बेबी है वो दोनों के जैसा रहेगा, मतलब दोनों का रहेगा, हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ आईवीएफ टेक्निक के द्वारा जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो ट्रांसफ़र किस में कराएंगे, उस वाइफ में नहीं करवाएंगे, उस लेडीज़ में नहीं करवाएंगे, वो किस में करवाएंगे, किसी और लेडीज़ के यूटेरस में जो उस बेबी को संभाल पाने के लायक होता है। ये सब लीगल प्रोसीजर होती है, इसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब रहता है और इस द्वारा क्या करते हैं, उस कपल का अपना बच्चा किसी और लेडीज़ के ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बच्चा जो है वो हस्बैंड वाइफ का ही रहता है, सिर्फ उसे जन्म कोई और देता है और बाद में जब ये बेबी हो जाता है तो उसके बाद ये बेबी जो है वो वापस उस हस्बैंड वाइफ को दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं सरोगेसी। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी टेक्निक स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक। इसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, आपके इसमें सिर्फ 2 ही टेक्निक दिए हैं, आईवीएफ और सरोगेसी। ये जो है स्पर्म बैंक, इससे क्या करते हैं, देखिए देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन अबव इन केस ऑफ मैनी मेन। बहुत सारे ऐसे जेंट्स होते हैं जिनमें स्पर्म्स में प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो सकता है। सो एज टू हैव द चिल्ड्रन इन केस ऑफ सच कपल, न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पर्म बैंक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिस कंसेप्ट इज़ सिमिलर टू द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक सबको पता है, ब्लड बैंक में क्या करते हैं लोग, अपना अपना जो ब्लड होता है वो वहाँ जमा कराते हैं और उस वजह से क्या होता है, जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें ज़रूरत के समय वो ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसके कि उनकी जान बचती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या होता है, ये एक सीमेन बैंक होती है। ये कब काम आएगी, जब जेंट्स में प्रॉब्लम है, उसके स्पर्म्स में प्रॉब्लम है और वो बेबी नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसे समय में इस सीमेन बैंक से क्या करते हैं, किसी और जेंट्स ने जो जमा कराए हुए सीमेन होते हैं वो यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। सीमेन ejaculated by the desired male is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank। मतलब ऐसा इंसान जो इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो अपना सीमेन डोनेट करने के लिए तैयार है, तो उससे सीमेन लेने के बाद वो सीमेन
क्या करते हैं, उस सीमेन बैंक में स्टोर करके रखते हैं। उसके क्या करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, उस वो जो इंसान है जो डोनेट कर रहा है सीमेन, उसका मेडिकल चेकअप करते हैं, फिज़िकल चेकअप करते हैं। वो सब सही होने के बाद ही उससे फिर सीमेन लेते हैं और उसे सीमेन बैंक में स्टोर करके रखते हैं। और उसके बाद जब भी कभी ऐसा होता है कि कपल के मेल में प्रॉब्लम है, उसके स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसे ये जो सीमेन है उनकी परमिशन से फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, आईवीएफ करवाते हैं और फिर उनको एम्ब्रियो में इस एम्ब्रियो को यूटेरस में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी करके उस बेबी को पा सकते हैं, मतलब उनका अपना बच्चा हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक तीसरी टेक्निक हमने देखी। एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल, oocyte ऑफ वुमन ऑफ द कंसर्न कपल इज fertilized by the IVF technique. By IVF technique, using semen from sperm bank, resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. क्या बोला गया है कि उस ऐसा जो कपल होता है जिनके मेल में प्रॉब्लम होता है, सीमेन में प्रॉब्लम होता है, ऐसे कपल को काउंसिल किया जाता है और फिर उन्हें अगर वो तैयार हो जाते हैं तो इस तरीके से आईवीएफ टेक्निक जो हमने पहले सीखी है उसी तरीके से उस सीमेन को और फीमेल के oocyte को फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर उसे इम्प्लांट करते हैं एक प्रॉपर टाइम के बाद। लेकिन जो डोनर होता है उसे उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द 3 टेक्निक्स। ठीक है, ये तीनों टेक्निक आपको अच्छे से समझनी है और लिखनी है अपनी कॉपी में, क्योंकि उसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ट्विंस। इसके बाद हमें ट्विंस देखना है। ट्विंस मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, बाजू में आपको डायग्राम भी दिख रही है 3.24। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन आता है। देखिए, टू embryos develop simultaneously in the same uterus and thus 2 offsprings are delivered simultaneously। मतलब जनरली एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अगर एक ही यूटेरस में 2 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं और 2 ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे डिलीवर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्विंस। Such offsprings are called as twins. Many couples have twins. There are 2 main types of twins as monozygotic twins and dizygotic twins. अब ये क्या होते हैं? Monozygotic twins are formed from a single embryo. During early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divided into 2 groups. क्या बोलते हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट। ये जाइगोट जो है वो 8 दिनों के अंदर अगर 2 इसमें डिवाइड हो जाता है सेल्स में, तो वो 2 अलग अलग एम्ब्रियो करके डेवलप होते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले जाइगोट तैयार होता है। तो जाइगोट जो है वो बनने के 8 दिन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 8 दिन के अंदर अगर वो सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और फिर उससे 2 अलग एम्ब्रियो डेवलप होना चालू हो जाता है, तो वो हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ये मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, जाइगोट कितना है? एक ही है, जो एक oocyte और एक स्पर्म, इनसे दोनों से मिलके बनेगा एक जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है यही डेवलप होते होते 8 दिन के अंदर डिवाइड हो जाता है और उससे 2 अलग अलग एम्ब्रियो तैयार होते हैं और फिर उससे बनेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दोज 2 ग्रुप्स डेवलप एज 2 सेपरेट एम्ब्रियोज एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। आपने देखा होगा आपके आसपास कि जो कुछ ऐसे ट्विंस भी देखे होंगे जो अलग अलग दिखते हैं और कुछ ऐसे भी देखे होंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। तो ये जो बिल्कुल सेम होते हैं ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस। अब वो एक ही जाइगोट है, एक ही oocyte है, एक ही स्पर्म है और उन्हीं से डिवाइड होके बने हुए हैं।
ये कैसे रहेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे. There is high possibility of formation of conjoined twins. Sorry. Exactly similar to each other. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also same. दैट इज़ बोथ विल बी आइदर बॉयज़ और गर्ल्स. जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि दोनों या तो लड़कियां रहेंगी या तो दोनों लड़के ही रहेंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं इसलिए. ठीक है. In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation. मैंने आपको ऊपर बोला था विदिन 8 डेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है. तो अगर क्या होता है, अगर 8 दिन के बाद अगर वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस, दैट इज़ साइमेज ट्विंस. आपने देखा होगा पेपर में बहुत बार ऐड आती है, पेपर में बहुत बार न्यूज़ आती है कि कोई बच्चे हुए हैं और वो हाथ से जुड़े हुए हैं, पेट से जुड़े हुए हैं, है ना, तो उन्हें कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस. सच ट्विंस आर बॉर्न विथ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जॉइंट टू ईच अदर. सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विंस. यानी ये जो बेबी होते हैं कंजॉइंट वाले, इनके बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक ही होते हैं दोनों में. किसी का लीवर एक होगा, किसी की किडनीज एक होंगी, ऐसे सुना है ना हम, ये ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं पेपर में. तो उन बेबी को हम कहते हैं कंजॉइंट. लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो जाइगोट था वो डिवाइड तो हुआ, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो सके, क्योंकि वो जाइगोट तैयार होने के 8 दिन के बाद में सेपरेट होना चालू हुए इसलिए. लेकिन अगर 8 दिन के पहले ही अंदर अंदर वो सेपरेट होते हैं तो फिर वो बेबी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं और सेम जेंडर वाले होते हैं, सिमिलर दिखने वाले होते हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर ही होते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस. Now, occasionally, 2 oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by those 2 separate sperms and thus 2 zygote are formed. जनरली हमने क्या कहा था कि हर मंथ एक ही oocyte जो है वो ओवरीज से निकल के आता है. लेकिन अगर कभी ऐसा होता है किसी भी कारण से कि एक के जगह क्या हो रहा है, 2 oocyte प्रॉपरली तैयार होने के बाद दोनों के दोनों oocytes जो है वो बॉडी में से ओवरी में से निकल के ओविडक्ट में आए और दोनों के दोनों फर्टिलाइज भी हो गए स्पर्म से, तो क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग जाइगोट तैयार होंगे. क्योंकि ओवम भी अलग रहेगा और ओवसाइट भी अलग रहेगा और स्पर्म भी अलग रहेगा, इसलिए वो क्या होंगे, दोनों जाइगोट क्या होंगे, अलग अलग डेवलप होना चालू होंगे. दोनों में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं रहेंगी. 2 embryos are formed from those 2 zygote and both of those embryos are separately implanted in the uterus and thus dizygotic twins are delivered after the complete development. Such twins are genetically different बाय जेंडर. मतलब ये जो ट्विंस है ये जाइगोट डिफरेंट थे, एक ही जाइगोट से नहीं बने जैसे कि मोनोजाइगोटिक में बना था. जाइगोट अलग अलग था, इसलिए बेबीज भी कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे एक दूसरे से. उनमें जेनेटिकल डिफरेंस भी रहेगा, वो अपीयरेंस में भी अलग अलग दिखेंगे और जेंडर में भी, मतलब एक लड़का और लड़की ऐसा भी हो सकता है या फिर दोनों लड़के भी हो सकता है. वो दैट इज़ डिपेंड ऑन द मेल स्पर्म. ठीक है. अगर वो वाई रहेगा तो अगर दोनों स्पर्म्स जो फर्टिलाइज़ कर रहे हैं ओवम को, अगर दोनों वाई रहेंगे तो दोनों लड़के रहेंगे, अगर एक्स रहेंगे तो दोनों लड़कियां रहेंगी और एक्स वाई रहेगा तो लड़का और लड़की हो सकते हैं. सो इसमें कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं रहेंगी जैसे मोनोजाइगोटिक में रहता है वैसे. सो दिस इज़ अबाउट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है. इस पर जनरली क्वेश्चन आता है तो ये आपको अच्छे से रीड करके समझ के रखना है. उसके बाद का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. A person's state of being physical, mental and social strongness is called as health. ये डेफिनेशन आपने 8th में भी पढ़ी होगी कि कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली भी स्ट्रांग होगा तो उसे हम कहेंगे कि उसकी हेल्थ अच्छी है. इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness etc. ऐसे कुछ रीजन्स हैं अपने यहाँ, जैसे कि अंधश्रद्धा है, इलिटरेसी है, अनपढ़
जो रहते हैं या फिर कोई चीज़ें बोलने में शर्म आती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बातें नहीं की जाती है। स्पेशली देयर सीम्स टू बी डिफरेंसेस टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन, और स्पेशली लेडीज़ के बारे में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वुमेंस के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता है। Occurrence of menstrual cycle is related with the reproductive and overall health of women. Nowadays, women are looking at par with men. Due to this, they have to stay outdoors for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. Genitals मतलब जो भी reproductive organs हैं उनके बारे में बात की गई है कि मेन हो या वुमन हो, कोई भी हो दोनों में से, तो भी उन्हें अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्लीन रखना ज़रूरी है, क्लीनलीनेस रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इससे बहुत सारी डिसीजेस या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये ऐसी कौन कौन सी डिसीजेस या प्रॉब्लम्स है वो आपको पेज नंबर 34 पे दिया गया है, लेकिन ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसे रीड करना है, तब जाके आपकी आइडियाज़ क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सो पेज नंबर 34 पूरा ही आपको निकाल दिया गया है, जितना भी लिखा है ऊपर। पेज नंबर 33 तक ही आपको कोर्स में है। तो यहाँ तक अपना ये लेसन ख़त्म हो जाता है। तो इसे अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, आपको लिख के कॉपी कंप्लीट करनी है। ठीक है।